वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो गुप्त साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू महासाम्राज्य था जिसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और इसका शासनकाल 543 ईसा पूर्व तक था। इतिहासकार इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की जानकारी 50 से अधिक अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। तो हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास प्रामाणिक नहीं होता है। इतिहास अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद होता है। हम इतिहास की जानकारी केवल अवशेषों और से प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो गुप्त काल के इतिहास हैं, गुप्त साम्राज्य के इतिहास हैं, अभी तक 50 से अधिक अभिलेखों का वर्णन मिला है। बहुत सारे सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, बहुत सारे अभिलेख और बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिसके आधार पर उस काल के शासन व्यवस्था का भी पता चलता है। तो गुप्त काल में कौन कौन से शासक आए और अपना साम्राज्य का विस्तार किए तो जानते हैं। गुप्त काल के 3 शासक श्री गुप्त 275 से 300 ईस्वी तक रहा और इतिहासकार मानते हैं गुप्त वंश प्रथम राजा का नाम केवल श्री की राजा बनने के बाद मिला और यह कुछ वर्ष तक मुंडों के अधीनस्थ शासक था, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर इसने महाराज की उपाधि प्राप्त किया। तो जब भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो गुप्त साम्राज्य ये सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है प्राचीन काल की और इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से काल में कौन कौन से राजा और शासक आए और राज किए। जैसे गुप्त काल के 3 शासक हैं। सबसे पहला शासक आता है श्री गुप्त। श्री गुप्त 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक राज किए और इसका शासन काल कुछ ही समय तक रहा, केवल 25 ईस्वी तक रहा। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश का राजा का नाम केवल श्री ही था, केवल श्री था। श्री गुप्त का नाम केवल श्री था, लेकिन राजा बनने के बाद कुछ वर्ष तक मुंडों के अधीनस्थ शासक था, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसे महाराज की उपाधि प्राप्त किया। तो इस तरीका का इतिहासकारों का मानना है। दूसरा आता है घटोत्कच 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी। इसके शासनकाल की घटना की जानकारी नहीं मिलती है। जो घटोत्कच है वो 300 से लेकर 300 ईस्वी तक रहते हैं और इसकी शासनकाल की घटना पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, परंतु समुद्रगुप्त की प्रथम परिस्थिति के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो श्री गुप्त के जो प्रथम परिस्थिति के अनुसार और इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। उनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईसा पूर्व और गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर गुप्त वंश का सबसे महान शासकों की बात की जाए तो सबसे महान शासक चंद्रगुप्त ही थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी बड़े विस्तार किए और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और प्रशासनिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही अपने साम्राज्य को फैलाए। जैसे अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का, तो इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त था। उसने महाराज अधिकार की उपाधि धारण की। इसका विवाह राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने समुद्रगुप्त को जन्म दिया और इस विवाह की स्मृति में उसने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम समुद्रगुप्त पड़ा और इसने विवाह की स्मृति में इसने चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के
सोने के सिक्के भी चलाए हैं। उनके बाद समुद्रगुप्त आते हैं 335 से लेकर 380 तक। यह गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमिक शासक था। इस दरबारी हरिशेष था। इसने 12 राज्यों को जीता और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन जो समुद्रगुप्त थे, ये 12 राज्यों को जीता और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये सर्वाधिक आक्रमणकारी इस वंश के राजाओं में से एक थे। उनके बाद चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो 380 से लेकर 315 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। गुजरात के शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शिकारी एवं विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की। जो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रम द्वितीय भी कहते हैं, 380 से लेकर 415 ईसा पूर्व तक रहा। और समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। अगर इसका उत्तराधिकारी की बात की जाए समुद्रगुप्त को, यह तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। लेकिन इसे गुजरात के शासकों को परास्त करने के बाद, जो गुजरात के शासक थे उसको परास्त करने के बाद, इसने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम है विक्रमादित्य जैसे उपाधि का धारण किया, जब गुजरात के शासकों को इसने परास्त कर दिया। उनके बाद कुमारदुत्य प्रथम आते हैं जो 415 से लेकर 454 ईसा पूर्व तक रहते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजा बने और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय जाता है। और कुमारगुप्त अब तक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराए हैं और नींव डाले हैं और इसके अभी तक 18 अभिलेख प्राप्त हो गए हैं।